उम्मीद है कि आप क्लास से तैयार हो गए होंगे और ध्रुव जैन ने हमें सिग्नल दे दिया है कि ही इज सिटिंग द क्लास। ध्रुव जैन गुड मॉर्निंग, गरिमा गुड मॉर्निंग। और पहले आपको सबको कंफर्म करना है कि आपको ऑडियो वीडियो सही मिल रहा है। और ध्रुव जैन ने कल के लिए एक्सक्यूज किया है कि ध्रुव जैन कल क्लास में नहीं थे। और अर्शिया शर्मा गुड मॉर्निंग और रश्मि नेगी गुड मॉर्निंग, गरिमा गुप्ता गुड मॉर्निंग। क्लियर है, अच्छी बात है। आरिश खान आपकी नमस्ते, लेकिन कल आप क्लास में नमस्ते करने बाद गायब हो गए तो अच्छी बात नहीं है। और अर्शिया भी कह रही है क्लियर है और ध्रुव भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो फिर हम क्यों ना क्लास को शुरू कर दें। और जैसा आप पता है कि कल दीपिका सिंगल गुड मॉर्निंग, जैसे हमने कल आपका कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो हमारा लेसन था उसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और एक बड़ा लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत कुछ हमें उसमें अपने लिए जानने को मिलता है और बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है वो दूर होते हैं। साथ ही साथ चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है तो आरिश खान कह रहे कि आधी क्लास के बाद उनको जाना था, इसे चले गए थे। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको एक्सक्यूज कर दिया। और अब टॉपिक का नाम है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जब भी हेल्थ की बात सामने आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि इंसान हट्टा कट्टा स्वस्थ होगा, तो हम ये सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हेल्थ तीन तरह की है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। हम जनरल हेल्थ की बात करें तो जनरल हेल्थ में तीन पार्ट आते हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। ये हम पढ़ेंगे जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो जो एक हेल्थ के तीन पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेसन है इसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जनरल हेल्थ से अलग है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल हेल्थ। आयुषी सिंह गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे अभी जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बता दें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोर्थ लेसन है 12th का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल हेल्थ। जो जनरल हेल्थ है वो हमारी जो एक लाइफ है उसको एक अच्छे तरीके से गुजारने में हेल्प करती है। हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमारा मेंटल परसेप्शन ठीक होता है, हमारे सोशल रिलेशन ठीक होते हैं, तो उसकी बात करें। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? दिव्यांश मिश्रा गुड मॉर्निंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम जान लें, समझ लें। इस लेसन में मेरा काम कम है, आपका ज्यादा है, क्योंकि लेसन फैक्चुअल है और जहां फैक्ट्स होते हैं वहां लर्न ज्यादा करना होता है। और दिव्यांश मिश्रा ने आप ही क्वेश्चन डाल दिया है नोट्स का कैसे होगा, और जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। और आप ये चाहती हैं कि पीडीएफ, तो आप क्लास के बाद जैसे 15 मिनट बाद अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो भी खोलेंगे तो आपको नोट्स मिले हुए मिलेंगे। तो टेंशन ना लें, अभी मैं पीडीएफ कंप्यूटर भेजूंगा। तो ये हमारी बात चल रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखिए, पहले जाना WHO, ताकि हम शुरू करने से पहले अच्छे से समझा सकें। WHO इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये यूएनओ का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में हेल्थ के लिए काम करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है इसका हेड ऑफिस है। और ये पूरी कंट्री के लिए काम करता है। अगर आपको याद तो होगा, आपने जो 2 बूंद जिंदगी की आपने पी है, जिसको हम बोलते हैं पोलियो ड्रॉप, उस पोलियो ड्रॉप का प्रोग्राम चलाने वाला भी
WHO वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम चलाया और आज लगभग पूरा वर्ल्ड, लगभग कह रहा हूँ, जब बहुत 2014 फ्री हो गया था, पूरा वर्ल्ड लगभग पोलियो फ्री हो चुका है। तो WHO हेल्थ के लिए काफी काम करता है। जब कोरोना की बात चलती है तो बीच बीच में WHO नाम आता है, उन्होंने ये गाइडलाइन दी, उन्होंने ये कहा। तो WHO का हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड। और दूसरा, इसका पूरी दुनिया के लिए हेल्थ के लिए काम करना है और इसी WHO ने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डेफिनेशन दी है और हम बात करेंगे उस डेफिनेशन की। वो डेफिनेशन क्या है, तो इसको आपको याद करना है और इसको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। तो WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ इज द टोटल वेलबींग, टोटल सब कुछ ठीक हो, टोटल वेलबींग, टोटल वेलबींग इन ऑल aspect of reproduction, in all aspects of reproduction। जो रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट हैं, उसके जितने क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, उन सब में परफेक्शन होना। तो जो रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट हैं उनका सबका परफेक्ट होना। तो रोहन, आपकी गुड मॉर्निंग, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। परफेक्ट होना वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन है यादव, आपकी गुड मॉर्निंग। अब वो ऑल एस्पेक्ट क्या हैं? हम ऑल एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, तो फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है। दैट इज फिजिकल, इमोशनल, ये आपको याद रखना, इमोशनल, बिहेवियरल। बिहेवियरल एंड सोशल। तो इन सभी एस्पेक्ट में परफेक्शन होना टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है। तो यानी फिजिकल हेल्थ, यानी जो हमारी जनरल हेल्थ उसकी डेफिनेशन अलग है, वहां पर फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है। और यहाँ पर चार एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल है। तो इन चारों एस्पेक्ट में जब परफेक्शन होगा तो वो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगी। और ये बताने वाले WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इस सबको बताया। हमने नहीं बताया, उनका बताया हुआ है। जो डेफिनेशन उसने दी है वही मैंने आपको बताई है। तो WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव सभी एस्पेक्ट में परफेक्शन होना कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। और इसमें संजना जी चार कौन कौन से पार्ट आते हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। फिजिकल का मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो परफेक्ट हो, परफेक्टली काम करते हो। ये तो फिजिकल है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड एंड दे परफॉर्म परफेक्ट फंक्शन। ये तो हो गया आपका फिजिकल। इमोशनल कि जो पार्टनर है रिप्रोडक्शन के लिए, उसके लिए इमोशन हो। बिहेवियरल, उसके लिए परफेक्ट बिहेवियर हो। और जो हमारे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो हमारी जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब जब चार चीजें मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि भाई इनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ परफेक्ट है। तो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल को मिलाकर कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मानते हैं। अब कितना बड़ा पॉइंट है, इंडिया दुनिया में पहला कंट्री है जिसने सबसे पहले ये कसम खाई थी कि हम अपने पूरे देश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को परफेक्ट बनाएंगे। तो इंडिया द फर्स्ट कंट्री द वर्ल्ड, ये बड़ा पॉइंट है, जिसने इस बात का बीड़ा उठाया था कि हम अपने पूरे कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए एक्शन और प्लान बनाएंगे। तो एक बड़ा पॉइंट हो गया। और जब इस एक्शन प्लान को बनाया गया तो ईयर था 1951। तो 1951 में ही इंडिया ने बीड़ा उठा लिया था कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल का टारगेट अचीव करेंगे। यानी हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसकी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ परफेक्ट बना देंगे। और इसके लिए उन्होंने जो रिप्रोडक्टिव
हेल्थ के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया वो ईयर कौन सा था? 1951, और ये दुनिया में सबसे पहला है। अभी हमें फ्रीडम लिए हुए आजाद 4 साल हुए थे, और जो हमारे इस टाइम रूलिंग पार्टी हैं रही हैं, उनको अंदाजा हो गया था कि अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को परफेक्ट करने की जरूरत है और फैमिली को प्लान करने की जरूरत है। तो 1951 में जो हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम, उसको नाम रखा गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडिया दुनिया में पहला कंट्री हो गया जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल के फॉर्म में अचीव करने का टारगेट स्टार्ट किया था 1951 में। अब वो अलग बात है कि उस टारगेट का क्या हुआ, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, पर हाँ ये तो मानना पड़ेगा, क्वेश्चन पॉइंट में मानना पड़ेगा कि इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल का टारगेट अचीव करने के लिए 1951 में एक्शन और प्लान बनाए थे। और नाम क्या था उस प्लान का? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? आज उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल दिया हमने, उस थोड़ा और अपग्रेड कर दिया और नाम कर दिया RCH। RCH ये मॉडिफाइड नाम है, एडवांस्ड फॉर्म है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। अब अगला क्वेश्चन ये बन गया कि भाई RCH क्या है? जो नेगी है रश्मि जी वो पूछना चाहती है RCH क्या है, और ये एक्सपेंड करने के लिए आ सकता है नीट में, वैसे पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो अब इसका नाम ये है, तो क्वेश्चन बन गया कि फैमिली प्रोग्राम अब किस पॉपुलर नाम से जाना जाता है। और आरिश खान, कल तो जब आपके जाने के बाद बच्चों में एक अफवाह फैल गई थी कि आरिश खान अब कुछ तो तय हुआ था उसके अकॉर्डिंग लड्डू मिठाइयां लेने गए हैं, और दिव्यांश ने तो बड़ा बड़ा मुंह खोल तैयार रखा था कि एक साथ 2 लड्डू मेरे होंगे। और रोहन तो गेट पे खड़े हो गए थे, कभी क्लास लेते कभी गेट पे देखते थे कि कब आरिश की आवाज आए कि आ जाओ भाइयों लड्डू आ गए हैं। तो ऐसी अफवाह फैल गई थी, अब वो अफवाह रही तो कि आए तो है नहीं। ठीक है, तो अब फिर बच्चे उम्मीद करेंगे आपसे। तो ध्रुव जैन कह रहे हैं कि मैं भी कोशिश कर रहा था, मेरे तो क्लास ही ले पाया मैं कल, इसलिए मैं भी भागीदार ना होता, अगर कल भागीदार ना बन पाता, इसलिए अब दोबारा से शुरू करेंगे प्रोग्राम। चलिए खैर, तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आ जाओ। तो RCH का पूरा नाम क्लियर हो गया, इसका नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो आरिश खान कह रहे बिल्कुल जरूर ऐसा ही होगा, बस कोरोना को भगा दो। तो कोरोना भागने के बाद जो हमारा सोशल प्रोग्राम अधूरा रह गया है लड्डू बांटने का, वो पूरा किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट की। तो ये तो क्लियर हो गया कि देखिए इंडिया में भारत पहला कंट्री बन गया 51 में प्रोग्राम स्टार्ट करके, जिसने हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ा काम किया, फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और बाद में नाम बदल के कर दिया RCH, चाइल्ड हेल्थ केयर कुछ में और जोड़ दिया। आज भी ये प्रोग्राम RCH के नाम से चल रहा है। अब हम आगे की बात करेंगे। देखिए होता क्या है, प्रोग्राम बनते हैं और उसमें जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, जब तक लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बनाती है उसका मकसद होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उस प्रोग्राम की सक्सेस चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या है? देखिए अब आगे ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल का टारगेट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजरमेंट्स लिए, क्या क्या उपाय किए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, क्या क्या उपाय किए उसमें। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट बताएंगे जो बोर्ड में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा, और नीट में भी ABCD करके ऑप्शन बन के क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब बात करें मेजरमेंट्स टेकन बाय गवर्नमेंट।
measurements taken by government to achieve the target. The target था reproductive health as social goal. The target. तो सरकार ने क्या क्या काम किया उस टारगेट अचीव करने के लिए जो डिसाइड किया था, और वो क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। अब देखिए, ये भी एक बात है कि एक हेल्दी सोसाइटी जो है, एक अच्छी सोसाइटी, जो परफेक्ट सोसाइटी है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी होनी चाहिए। अगर सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है तो उसको आप परफेक्ट सोसाइटी नहीं बोल सकते। तो ये भी एक पार्ट है कि अगर सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो हेल्दी सोसाइटी नहीं मानी जाती। अब पहला पॉइंट क्या किया गवर्नमेंट ने? देखिए, मैंने अभी कहा आपको कि किसी भी प्रोग्राम को अगर सक्सेस करना है तो आईसी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले लोगों को अवेयर कर, जागरूक करना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे, जैसे भी चलती बात कोरोना की, तो गवर्नमेंट क्या अवेयर कर रही है? भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर का यूज करो, आइसोलेट रखो, भीड़ भाड़ में मत जाओ। तो वो अवेयर करने का प्रोग्राम चलाया, बार बार टीवी पे आया और प्रोग्राम बीच में आया कि अब 20 मिनट के अपने हाथ धोने जाएं, ताकि लोगों को आदत बन जाए। अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी इस प्रोग्राम के बारे में तो कितना भी आप मेहनत कर ले गवर्नमेंट, उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो यही गवर्नमेंट का एक लक्ष्य था कि हम लोगों को अवेयर कर दें, जागरूक कर दें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो फिर जो हमारे प्रोग्राम है, मिशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी लोग क्या थी गवर्नमेंट की? टू अवेयर द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पहली प्रायोरिटी थी। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? तो यानी मेरा समझाना मकसद ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल का टारगेट अचीव करने के लिए गवर्नमेंट की पहली प्लानिंग थी टू अवेयर द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या करने जा रही थी, क्या था, हम उसकी बात करें। पहला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट यूज्ड ऑडियो वीडियो। गवर्नमेंट यूज्ड ऑडियो वीडियो एंड प्रिंट मीडिया टू अवेयर द पीपल। लोगों को जागरूक करने के लिए ऑडियो वीडियो का यूज किया गया और साथ ही साथ जो प्रिंट मीडिया है उसका यूज किया गया। अब ये क्या है? देखिए, ऑडियो जो आप रेडियो सुनते हो उसमें गाने आते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। तो रेडियो पर प्रोग्राम बना के उसको टेलीकास्ट और उसको ब्रॉडकास्ट किया गया ताकि लोगों तक बात जाए। और अभी बताने वाला हूं मैं, उसमें हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार ने कितने स्लोगन बना के उसको प्रोग्राम बीच में लाया जाता था ताकि लोग जाने। तो रोहन सिसोदिया कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहेवियर शुड बी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी इज द सोशल एस्पेक्ट। यस, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट हुआ ना भाई। आप इस सोच देखिएगा, रोहन मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सोसाइटी का अलग वो है। पब्लिकली आप किसी साथ जा रहे हो तो हंगामा कट जाएगा, और हर सोसाइटी अलग अलग तरीका होता है। हर सोसाइटी अलग तरीका ये है कि हमारी सोसाइटी अलग तरह की है, कहीं सोसाइटी अलग तरह का बिहेवियर होता है। अभी के एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप समझाने के लिए, रोहन की बात को क्लियर करने के लिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ जो बेबी होता है, मदर पेरेंट्स उसे बिल्कुल साथ साथ रखते हैं, छोटे बच्चे तो दूर छोड़ते ही नहीं। और क्या पता है, स्विट्जरलैंड, आपको पता है स्विट्जरलैंड में हमारे एक डॉक्टर कपल को इसलिए पनिशमेंट हुआ था कि उन्होंने अपने बेबी को अपने पास सुला लिया था। आप हो गई तो अलग बात है। तो हमारी सोसाइटी कहती है अगर मान ली कोई बच्चा, मदर फादर एक कमरे में सो रहे हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाया हुआ है, दूध लेटाया हुआ है, तो हंगामा जाएगा, बड़ी तो वो है, इस बच्चे लगाव नहीं है, प्यार नहीं, बच्चा दूर पड़ा है, अपना आप बिस्तर पर सो रहे हैं, सॉरी है, हंगामा कर जाएगा। लेकिन वहां का सोशल कंसेप्ट अलग है। वहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारी बीमारियां बच्चों को, इन्फेंट को, बेबीज को मदर से ट्रांसफर होती हैं, फैमिली मेंबर से ट्रांसफर होती हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए वो चाहते हैं बच्चा दूर रखा जाए ताकि बीमारी ट्रांसफर ना हो। तो उनका तो लॉजिक ये है, और हमारा लॉजिक प्यार वाला है कि बच्चों दूर कैसे कर दें। तो रोहन, इसलिए हर सोसाइटी का एक एक्सेप्टेंस अलग अलग होती है बिहेवियर के बारे में। तो वो सोशल जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं अपने परिवार के साथ और कोई रास्ते जाता बदतमीजी कर दे तो हम ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे उसको, क्योंकि वो बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये मेरा मतलब था समझाने का, सोशल बिहेवियर का मतलब ये था। और एक एग्जाम बता रहा हूँ, जो मेरी दुर्घटना मेरे साथ घटी, तो तब तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, आई वॉज रोंग। हमारे एक परिचित हैं, दोस्त हैं, उनकी बेटी हुई थी, दिल्ली में वो डॉक्टर हैं, तो हिंदुस्तानी परंपरा के अकॉर्डिंग हम भी गिफ्ट ले गए, भाई दोस्त की बेटी है। और हमारे यहाँ परंपरा, या आप लोग सब भी देखते हो, जब बाहर से आते हैं तो जिसके लिए आए हो, घोलू के लिए, मोलू के लिए, आप सब उससे मिलते हो और घोलू को गोद लेने की कोशिश करते हो। तो हम भी गिफ्ट ले गए। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो भाभी जी ने, बच्ची लेटी हुई थी, उसमें बेड पिटाई हुई थी, तो हमने जाते ही अपना गिफ्ट से पास रखे, उसको गोद लेने की कोशिश की। भाभी तुरंत का, भैया इसे गोद मत लेना, अभी तो आप बाहर से आए हो। हाथ ऐसे रह गए, समझ नहीं आया कैसे वापस लूं इनको। मतलब इतनी बेइज्जती का एहसास हुआ कि समझ नहीं पाया मैं क्या रिएक्शन करूं। तो फिर बैठे तो हम वहां हैं, पर बैठना मुश्किल हो गया, क्योंकि मुझे ये अपने आप को लगा इंसल्टिंग हो रही है। मैं आप किसी बच्चे लेने की कोशिश करूं और पेरेंट्स कहते हैं कि आप इसको मत लो जी, आप तो बाहर से आए हो, यानी बीमारी फैला दोगे। तो तब मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बाद में जब मैं घर आ गया सोचा कि नहीं, वो सही थे, मैं बाहर से गया हूं और उसके साथ मैं इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता हूं, बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बीमारी झेल जाए, तो ऐसा हो जाता है। तो ये नहीं कि हम हर बार हम ही सही होते हैं, तो अपनी गलती को हमें मान लेना चाहिए। तो बाद में उस टाइम भले मेरी रिएक्शन कुछ रही हो, मैं बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने घर आकर रियलाइज किया कि मैं गलत था। और अब हमेशा याद ध्यान रखता हूँ कि नहीं, बच्चे को देखना है, गोद में लेना जरूरी नहीं है, आपके इमोशन उसके लिए क्या है वो जरूरी है। और संजना भी हमारे सपोर्ट कर रही हैं, आरिफ सपोर्ट कर रहे हैं, और लेकिन जिस टाइम वो बेइज्जती हो रही थी उस टाइम सपोर्ट करने वाला मेरे साथ कोई नहीं था, तो हमने बाद अपने आप ही झेला उस टाइम को। तो ये समझाने का तरीका था कि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती, इग्नोरेंसी में हम ऐसा कर जाते हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखें, बच्चों को बहुत जाते बाहर जाने के बाद उसे गोद में ना उठाएं, क्योंकि जब हमारे जर्म्स जाते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चलिए खैर, तो अब फिर टॉक हेल्थ पे आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस सोशल बिहेवियर वाला, सोशल एस्पेक्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। कई एग्जाम्पल मुझे देने पड़े इसको क्लियर करने के लिए। तो ऑडियो, यानी जो भी उस टाइम रेडियो वगैरह थी, उस पर न्यूज देकर, उस पर इस तरह प्रोग्राम चलवा कर, ताकि लोगों को जागरूकता आए, गवर्नमेंट ने किया। वीडियो देखिए, उस टाइम टीवी हिंदुस्तान में नहीं था। जैसे टीवी पर आज बैठ के आप सारे प्रोग्राम सब कुछ देखते हो, बड़े बड़े ऐड देखते हो, उस टाइम टीवी नहीं था। लेकिन जो फिल्म थी, फिल्म चलती थी और उन फिल्म के बीच में इंटरवल होता था। उस इंटरवल में छोटी स्लाइड बनाकर, प्रोग्राम बनाकर लोग दिखाए जाते थे कि देख देख बहन, छोटा एक भोलू कितना प्यारा, एक भोलू कितना अच्छा है, सुखी परिवार, ये परिवार, ताकि लोग अवेयर हों। तो ये चलता था। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर में दो बच्चों को साथ मम्मी पापा लेकर चलते थे, बैग टंगा हुआ है, ये खुशहाल परिवार, ताकि लोग अवेयर हों। लेकिन हैंड बिल वाला कंसेप्ट नहीं था। देखिए क्वेश्चन में आया हुआ नीट में, हैंड बिल जो छपते ना पेपर छोटे छोटे, वो बांटते रहते हैं सड़कों पर नुगोलॉजी लोग, उसमें एडवर्ट होता है, वो नहीं था। तो हैंड बिल वर नॉट यूज टू अवेयर द पीपल। 3 तरह से अवेयर करने के लिए मीडिया का यूज किया गया, ऑडियो का यूज किया गया, वीडियो का यूज किया गया और प्रिंट मीडिया का यूज किया गया। लेकिन इसके अलावा जो हैंड बिल्स वगैरह होते हैं उनका यूज नहीं किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने और क्या किया, देखिए जो समझदार फैमिली मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स जो थोड़ा सा एक्सपर्ट थे, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया। मैं एक वीडियो की बता दूं आपको, हमारे गांव में, क्योंकि गांव से बिलोंग, जो छोटे थे बहुत, तब ये प्रोग्राम के बारे में, तो टीवी तो आप सब सही से मान लें, टीवी हमारे यहाँ पहली बार 1951 में आया, 1959 में वो इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन 82 तक उसका कोई वेटेज नहीं था। वो कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम आता था, सबके पास टीवी नहीं था। हाँ, 82 के बाद धीरे धीरे टीवी का बढ़ना शुरू हुआ है, और एक्चुअल जो टीवी ग्रोथ हुई ना 90 के बाद हुई। 30 साल के में हर घर में कई टीवी हुए हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट गांव गांव में अपना, जैसे चलते फिल्म, ऐसा प्रोजेक्टर भेजती थी, रात में लोग इकट्ठा किया जाता था और उन्हें फ्री में फिल्म दिखाई जाती थी।
और उस फिल्म बीच बीच में ऐड आते थे, वो फिल्म अच्छी होती थी और उस फिल्म से लोगों में जाता था मैसेज समझदारी का कि मिलकर रहें, ऐसे रहें, इस तरह की फिल्म आती थी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का वो पर्पज भी पूरा होता था जो गवर्नमेंट लोगों को देना चाहती थी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन इस तरह से मेहनत की गई है, तो बहुत बड़ा काम होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज आम आदमी के पास नहीं होते, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है और हमें भी गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक पॉजिटिव वे में सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसको गवर्नमेंट सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्रॉस रिलेटिव्स वर इन्वॉल्व फॉर अवेयरनेस, अवेयर करने के लिए लोग उन्होंने जगह जगह कि भाई आप, इवन टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था कि वो अपने आसपास लोगों को समझाएं, लोग समझाया जाए ताकि लोग अपने आप अवेयर हो जाएं। जिस दिन लोग अपने आप अवेयर हो जाते हैं फिर किसी लॉ की कानून जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉ डर दिखाता है और कानून के अगेंस्ट जाने पर लॉ काम करता है। अगर हम कानून के साथ चलें तो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये मकसद ये था कि अवेयरनेस किसी भी सक्सेस के लिए सबसे पहला फंडा है, क्राइटेरिया है। तो क्लोज रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया ताकि वो अवेयरनेस को जागरूक करने में अपना कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद क्या, उसके साथ साथ क्या किया गया, ये बहुत बड़ा उस टाइम गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक बोल्ड स्टेप था। सेक्स एजुकेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल सिलेबस। जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सब कुछ, ये उसी का रिजल्ट है, ये गवर्नमेंट का उसी रिजल्ट है। हालांकि लोगों ने बहुत अपोज किया होगा उस टाइम, अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जबकि ये तो सबसे एसेंशियल पार्ट है। भाई जो हमारी बॉडी है, फिजियोलॉजी, उसके बारे में नहीं पता होगा तो हम कहाँ सीखेंगे। तो सेक्स एजुकेशन was introduced in school syllabus। तो स्कूल सिलेबस में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया और इसका मकसद क्या था, जो सेक्स एजुकेशन, इसका मकसद क्या था, टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी बोर्ड में, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, 2 नंबर में। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द पर्पज ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल वाज टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ एडोलसेंट, किशोर बच्चे जो हैं, एडोलसेंट, अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एडोलसेंट को देना, और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसके बारे में जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको समझाना, और साथ ही साथ जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एसटीडीज हैं, उनके बारे में उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, उनके सिम्टम्स और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना। यानी ओवरऑल बच्चों को जो सेक्स एजुकेशन है उसका मतलब अवेयर करना था, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना था, ताकि वो जो गलत इंफॉर्मेशन होती हैं उनसे बच जाएं। क्योंकि बहुत सारे फॉल्स नोशन होते हैं, झूठी बातें होती हैं, ऐसा था वैसा था, ऐसा हो जाएगा, तो उसे खत्म करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ जो एडोलसेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो किशोरावस्था में प्रॉब्लम है, हार्मोन चेंज होती हैं, उनकी साइटोम चेंज आता है, उनका अट्रैक्शन डेवलप होता है, उस सब के बारे में उनको अवेयर करता है कि वो जान जाएं कि ये सब नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम कैसे हैंडल करना है, कैसे स्पेस से पास होना है। ये सारा मकसद इस सेक्स एजुकेशन के लेकर था। ये भी क्लियर हो गया कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। ये 51 से शुरुआत हो गई, तब से चल रहा है सारा ये बातें। और उसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक स्लोगन दिया और एक स्लोगन दिया, और स्लोगन क्या है, वी टू आवर्स टू, वी टू आवर्स टू, हम दो हमारे दो का स्लोगन गवर्नमेंट ने दिया है। और इसका मकसद है, ये तो सारे नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं और ये बात खुले मंच पे नहीं होगी, ठीक है, जब पार्टी को तब बात करेंगे।
तो वी टू अवर्स टू, हम दो हमारे दो का स्लोगन दिया गया, क्योंकि देखिए पुराने टाइम में जो लाइफ थी वो इनसिक्योर थी, तो एक फैमिली में कई कई बच्चों की बर्थ होते थे, 5-5-6 होते थे, क्योंकि कितनों डेथ हो जाए पता नहीं था। अगर मैं आपको पीछे डेटा दूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दूंगा, ताकि आपको पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस क्लियर हो जाए। आपको जान सरप्राइज होगा, 1947 में हमारी जो क्या थी पॉपुलेशन थी, मात्र 36.5 करोड़ थी, जो आज 136 करोड़ हो गई, यानी 100 करोड़ बढ़ गए हम 70 साल में, 75 साल में 100 करोड़। और उस टाइम जो फीमेल थी उसकी जो एवरेज लाइफ थी दैट वाज ओनली 27 ईयर। बताइए 27 ईयर, कोई बच्ची 2 साल मर गई, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 100 साल में, कोई 70 साल में, तो जो एवरेज निकाला वो मात्र 27 ईयर था। और जो मेल का था वो 44 ईयर था। बताइए कितनी लाइफ की जो एवरेज लाइफ थी कितनी कम थी। तो इसलिए रिस्क रहता था, बहुत सारी बीमारियां थी, इवन स्मॉल पॉक्स से ही बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। और जैसा आपने पोलियो की दवाई खुराक ली है, वैक्सीन ली है, कितने बच्चों को पोलियो होता था, और मलेरिया से बहुत सारी डेथ हो जाती थी। तो उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, डेथ रेट वाज टू मच हाई, और वो डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से भी पॉपुलेशन बैलेंस रहती थी, भले ज्यादा पैदा हो ज्यादा मर जाते थे। और इसी वजह से और रोहन सिसोदिया कह रहे हैं कि 2 घूंट जिंदगी का नाम बदल के 2 कप जिंदगी कर दिया जाए, फुकाई हो जाएगी यहां से लेके घर तक, अगर 2 कप जिंदगी का हो जाएंगे तो। इस कप का मतलब समझ रहे हैं, कि चाय की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्याले की बात कर रहे हैं, वो प्याला दूसरे वाला है, ठीक है। चलिए खैर, और ध्रुव जान कह रहे कोई बुरी बात नहीं है इसमें, अगर ऐसा हो जाए 2 प्याले हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए रिलेशन रखा गया है आपको समझाने के लिए कि प्यालों से क्या क्या नुकसान है, वो भी रखा गया है, ठीक है। और दिव्यांश मिश्रा कह रहे हैं कि कान फुकाई कर दो, इनके कान खिंचाई कर दो, क्योंकि ये प्यालों की बात कर रहे हैं, करेंगे एक दिन। तो V2 अवर्स 2 का मतलब है हम दो हमारे दो, इसका मकसद था कि परिवार को हम कैसे छोटा रखें, क्योंकि देखिए ज्यादा बच्चे होंगे तो उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, सबको लिखा पढ़ा सके, सबको प्रॉपर खाना दे सकें, और सबको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसे छोटी फैमिली का कॉन्सेप्ट शुरू में ही 1951 में ही गवर्नमेंट डेवलप कर लिया था। गवर्नमेंट ने मान लिया था कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल रखनी है, और ये इससे भी जरूरी था, तो मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं अंदर तक की। तो ये गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर विजन था, और हो भी क्यों ना। देखिए अगर मैं बहुत पीछे जाऊं, 1650 की बात करूं, तो उस टाइम पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मात्र 54.5 करोड़ थी, पूरी दुनिया की, और 47 आते आते हमारी 36.5 करोड़ हो गई, मात्र 18 करोड़ कम थी पूरी दुनिया से। इन लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। और दिव्यांश मिश्रा को एक अच्छा गलत इंफॉर्मेशन दे रही है हमें, मतलब एक केयरफुल कि जो इनके पास फ्लाईओवर है वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और कोई दुर्घटना बड़ी घटी है, तो हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं कि किसी को नुकसान ना हो और सब सुरक्षित रहें, क्योंकि सब खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, देश खुश रहेगा। तो चलिए खैर, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो छोटी फैमिली का स्लोगन जो है V2 अवर्स 2 का स्लोगन दिया गया था 1951 में। अब इंफॉर्मेशन ये भी दी जा रही है कि कोई ट्रक के नीचे बिल्कुल आ गया है और शायद ही और शी हैज लॉस्ट द लाइव्स, जिंदा नहीं है। तो हम इस दुख की बात नहीं करेंगे, हम क्लास की बात करें। इस दुख में थोड़ा सा माहौल गमगीन हो जाएगा, और आपको डॉक्टर बनाना मकसद यही तो है कि ये दुख दर्द आप कम कर दो, आपके पास लोग रोते हुए खुश होके जाएं। अब क्या करें, ये तो सब चीज गवर्नमेंट ने 4-5 पॉइंट बना दिए कि भाई ये इनको करो, यानी इन सबसे मकसद क्या निकल के आ रहा है, अवेयर करना लोगों को, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारी अवेयर हो जाएगी तो उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। तो पहला पर्पज गवर्नमेंट का ये था। और अब इसको हम किस नाम जानते हैं, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम जानते हैं। और अब हम आगे और बात करेंगे। देखिए एक और समस्या आनी शुरू हुई
हिंदुस्तान में एक समस्या क्या है, हमारे यहाँ मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, हालांकि कुछ कम हुआ है, काफी कम हुआ है, पर अभी ये समस्या बनी हुई है। आप सब घर में देखते हो कि भाई की वैल्यू ज्यादा रहती है, बहन थोड़ी कम रहती है, लेकिन कुछ घरों में उल्टा हो गया है। ये होना चाहिए, वी शुड बी इक्वल, मेल और फीमेल चाइल्ड इक्वल होने चाहिए, कोई अंतर नहीं है। हमारे हिसाब से तो दोनों बराबर हैं, और ये सब ऊपर वाले देन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, और खुश रहें मस्त रहें, फिर वही बात है। अब क्या करें? तो एक टेक्निक आपने जानी है इससे पहले से, में एमनियोसेंटेसिस। किसको जानना है? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, इसको जाना है आपने। तो ये टेक्निक भी, इस टेक्निक को हिंदुस्तान में थोड़ा सा बैन करना पड़ा। और बैन क्यों करना पड़ा? फॉर फीमेल फिटिसाइड। इल्मा, आपको याद आ रहा है एमनियोसेंटेसिस किस इन 12th वीक के बाद हम इसे क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी अप्लाइड एमनियोसेंटेसिस आफ्टर 12th वीक? इसे 12 सप्ताह से पहले क्यों नहीं किया जा सकता? तो कौन बताएगा? दीपिका कृष्ण ये तो कह रही है कि हाँ 12 सप्ताह के बाद करते हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि करते क्यों? हम तो 8वें 9वें सप्ताह में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 12th वीक में एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, और ये टेस्ट उसी फ्लूइड पर बेस्ड है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन दैट फ्लूइड। अगर फ्लूइड नहीं होगा तो हम एमनियोसेंटेसिस नहीं कर पाएंगे। तो एमनियोसेंटेसिस इज द टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड जो है, हाँ अब आपके सही जवाब आते जा रहे हैं, आप सही लिख, सभी बच्चे सही लिख रहे हैं। और ठीक, इल्मा ने कह दिया हाँ कि हम ये जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, यानी मुझे उसने प्रोत्साहित कर दिया कि आप सही बोला है। तो चलिए खैर, तो 12 सप्ताह में के बाद इसलिए करेंगे क्योंकि 12th वीक में ही एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। हालांकि इस टेस्ट का जो अल्टीमेट पर्पज है वो एमनियोटिक फ्लूइड के बेस पर बच्चे में होने वाली विभिन्न बीमारियों का पता लगाना है। जो बहुत सारी जेनेटिकल डिजीज हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनका पता लगाना है कि कहीं जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें ऐसी बीमारी तो नहीं होने जा रही है जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, और उसकी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ वो लीड नहीं कर सकता। तो रोहन का मैसेज ये कि ठीक 12 बजे क्लास और कर देना, तो भाई साहब कर देंगे, ठीक है। आपकी हम हर बात मान लेते हैं, और आप भी हमारी बस एक बात मान लो कि आप सब पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करते रहो। तो वापस आके, तो बात क्या थी? बात ये थी कि एमनियोसेंटेसिस को इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया, और मकसद क्या था? टू फाइंड आउट डिजीज, जनरल डिजीज इन डेवलपिंग फीटस। लेकिन लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। और मिसयूज कहाँ करना शुरू किया? मिसयूज करना शुरू किया कि इस टेस्ट के बेस पर हम जो फीटस है उसका सेक्स का पता लगा सकते हैं, वो मेल है या फीमेल है। और अगर फीमेल है तो उसको हम फीमेल फिटिसाइड, यानी भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या उसे करवा देते हैं। उसका एबॉर्शन या एमटीपी कराकर उससे हम पीछा छुड़ा देते हैं। जब ये बात सामने आई कि यहाँ तो मेल का रेशो बढ़ जाएगा, फीमेल कम हो जाएगा, और फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि मेल को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, फीमेल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए सेक्स के बेस पर एमनियोसेंटेसिस कराना हिंदुस्तान में बैन है, और बिल्कुल सही बैन है, ठीक है। हालांकि अभी भी लोग मानते नहीं हैं, बहुत तरीकों से वो पता लगा लेते हैं, हालांकि ये इलीगल है। तो एमनियोसेंटेसिस टू डिटेक्ट द सेक्स इज इलीगल इन इंडिया। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग मेल और फीमेल चाइल्ड में डिफरेंस नहीं मानते, उनके लिए अंतर नहीं होता, तो इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो दिव्यांश या दिव्यांशी है, उसका फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। और अब ध्रुव जैन कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव करने से देश की पॉपुलेशन बढ़ गई है, ये कहना है ध्रुव जैन का। देखिए, याद रखिए, पॉपुलेशन बढ़ने का कारण जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव होना तो है ही, लेकिन वो अंतर सोच का है। वो अंतर सोच का है। जब हम V2/2 का फॉर्मूला मान लें तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, क्योंकि देखिए V2/2 से जो पॉपुलेशन है वो उतनी बनी रहेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि 2 पेरेंट्स जाएंगे, 2 बच्चे आ गए। तो ये एक तरह से
स्टेबलाइजिंग रिप्लेसिंग पॉलिसी है कि इससे पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाए, स्टेबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं तो अब तो खैर अंतर पड़ गया, लेकिन 10 साल पहले पूछो किससे कि भाई कितने भाई बहन हो, कि जी 4 हैं। मैंने कहा 3 बहनें होंगी, उनको हाँ जी 3 है, तो छोटा मैं ही हूँ। क्योंकि पहले के बाद दूसरी उम्मीद है कि लड़का आ जाएगा, फिर लड़का आ जाएगा, नहीं आया, और लास्ट में जब लड़का आया तब तक 3 बहनें हो चुकी थी। तो ऐसा मेल चाइल्ड के प्रेफरेंस की वजह से होता है। तो बात करेंगे ऐसा, इसके बारे में बात करेंगे हम कैसे कैसे रोकें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ेंगे। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस के हिंदुस्तान में और फीमेल फिटिसाइड, और इससे क्या पता चलता है हमें, जो जेनेटिकल डिजीज हैं फिटस में, उनको हम इसके बेस पता लगाकर अगर वो ऐसे डिजीज हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, उस फिटस को हम एबॉर्ट करा सकते हैं, करा देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ही बनता है दीपिका, एक क्वेश्चन ही बनता है कि हम सेक्स का पता लगाते किस बेस पर हैं, जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें हम डिटेक्शन ऑफ सेक्स कैसे कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस फ्लूइड में, इन दिस फ्लूइड देयर इज एपिडर्मल सेल ऑफ द फीटस, जो फीटस के एपिडर्मल सेल हैं वो उसमें मौजूद रहती हैं। और आरिश खान कह रहे देखिए स्क्रोटम से पता लगा तो अल्ट्रासाउंड करना होता है, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो स्क्रोटम देख के बता देंगे कि मेल है फीमेल है, लेकिन मैं बात हूं ऑन द बेसिस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, इस टेस्ट के बेस पर हम कैसे पता लगाते हैं कि फीटस मेल या फीमेल है। तो इसके लिए हम जो क्रोमोसोमल पैटर्न है उसकी स्टडी करते हैं, और उसी के बेस पर फीटस का सेक्स हमें पता चल जाता है। और अभी रोहन सिसोदिया जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन जवाब इसलिए दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन तो इसी लेसन में आगे आने वाला जो आप पूछ रहे हो उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। जब वहां से छूट जाए तब आप मुझसे पूछोगे, वो तो आगे आने वाला एमटीपी पढ़ेंगे हम डिटेल में, एमटीपी का वहां पर चल जाएगा आपको। तो ये क्लियर हो गया हमें। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जनसंख्या विस्फोट की। आप जिधर निकल जाओ, इवन लॉकडाउन में भी घर से बाहर आपको भीड़ दिखाई देती है। इतनी सारी पॉपुलेशन हमारी हो गई कि चारों तरफ हमें भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ पर बात करूंगा जो क्वेश्चन 3 नंबर में या 5 नंबर में कई बार बोर्ड में आ जाता है, नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, 2 तरह डिफाइन कर सकते हो आप इसे। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चल जाए, कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक तो ये है कंटिन्यूअस, जो जनरल हम बोलते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या कहलाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोजन। एक तो ये लगातार बढ़ते जा रही है वो एक्सप्लोजन कहलाती है। या जब जो पॉपुलेशन है दैट बिकम्स हायर देन द रिसोर्सेज, जितने हमारे पास साधन हैं सुविधाएं हैं उससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो रिसोर्स जो साधन हैं रिसोर्सेज हैं वो तो कम हो गए और लोग ज्यादा हो गए, तब जाके वो विस्फोट का नाम रूप लेता है। आप देखिए कहीं भी आप जाओ, आप लॉकडाउन में भी सब्जी वाले के पास भीड़ क्यों दिखाई पड़े, बहुत सारे लोग हैं सब्जी लेने वाले। आप ग्रोसरी दुकान पे जाओगे वहां भी लोग ऊपर नीचे खड़े हुए हैं, भाई तुम ही दे दे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। तो हर जगह भीड़ का रीजन यही है कि हमारे रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। और जब भी एक्सप्लोजन होता है और पॉपुलेशन होती है, इट क्रिएट्स सो मेनी प्रॉब्लम्स। कैसे? देखिए जितनी पॉपुलेशन 1947 में थी आज उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जितनी सुविधा तब चाहिए थी, हर सुविधा 3 बार बढ़ानी पड़ेंगी आपको। प्रॉब्लम आ जाएंगी, फूड प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेस प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी। और यही सब जो आप कहते हो कि भाई जो नेचर है बदला ले रही है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है स्ट्रेस का नेचर के ऊपर, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है
और बहुत सारे नेचुरल साइकिल हैं वो बदल रहे हैं। अगर हम आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप पापा से पूछो तो बताएंगे कि जो वेदर साइकिल है वो उनके सामने सामने काफी चेंज हो चुका है। और आरिफ खान एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी कोरोना कम क्यों नहीं हुआ, while other countries have handled in short time। तो आरिफ खान का क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, लेकिन हाँ ये तो बात माननी पड़ेगी कि सभी कंट्रीज में लॉकडाउन लगाकर इसके ग्राफ को नीचे लाया गया है, लेकिन हम लोगों का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। और सच्चाई ये हो कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ, हमने उसको विड्रॉ किया, तो उस टाइम हमारी सिचुएशन बहुत भयानक है और अब और फियरफुल होती जा रही है। इसके रीजन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आप ये मान लीजिए कि आपके आसपास जो भी गुजर रहा है वो कोरोना पॉजिटिव है, ये मान के आप चलेंगे, आप डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, 2 मीटर डिस्टेंस जरूरी है। और ये वायरस एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उससे बचेंगे, मास्क जरूर रखेंगे। और अगर कहीं घर से बाहर लंबे टाइम रहे हैं तो आपके हाथ कहीं टच हुए हैं तो हैंड वॉश प्रॉपरली करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा बचना हम लोगों का मुश्किल है, अब तो हमारी इम्यूनिटी हमें बचाएगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप प्रॉपर खाना, पानी, न्यूट्रिशन ध्यान रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम परफेक्टली काम करता रहे। और हर कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव अल्लाह जय भगवान से, गॉड से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हमें इस मुसीबत छुटकारा दे दे, क्योंकि रोज डर की जिंदगी अच्छी नहीं लगती। वापस आ जाएं। तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ता जाना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। और एक्सप्लोजन को आप समझ लीजिए, अगर 1650 का डेटा से कंपेरिजन करोगे, जहां उस टाइम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 54.5 करोड़ थी, आज वो 740 करोड़ है, 740 करोड़ हो चुकी, 740। और देखते देखते जो इंडिया की पॉपुलेशन है 1947 से कंपेरिजन करने पर 100 करोड़ बढ़ गई, 100 करोड़ 1 बिलियन बढ़ गई है, 1 बिलियन, 1 बिलियन बढ़ गई है। और इंडिया में 1 बिलियन बेबी, 1 अरब बच्चा 11 मई को पैदा हुआ था, 11 मई 2000 में, 11 मई 2000 में हमारा 1 बिलियन बेबी पैदा हुआ था। और उसके पैदा होने के बाद 35 करोड़ हम और बढ़ा चुके हैं। और उस बच्चे का नाम रखा गया था आस्था। और बड़ी बात ये थी, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने उसको नाम दिया आस्था। तो अब तो लगातार ये अनास्थाएं होती जा रही हैं, इतना बढ़ता जा रही है। यानी कैसे करें, इतना समझदार होने के बावजूद भी, इतने प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सफर कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड ही कर रहा है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर पिछले कुछ सालों में पॉपुलेशन घटी है। स्पेन है, स्पेन में पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में घटी है बढ़ने के बजाय। तो वो क्यों, कैसे, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक हमारा अलग हो जाएगा। और ध्रुव जैन पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इम्यून सिस्टम जो है लोगों का परफेक्ट है? वही एक्चुअली इम्यून सिस्टम तो दुनिया में यंग का सभी जगह अच्छा होता है। जो ज्यादा डेथ हुई हैं दुनिया में उन कंट्री में ज्यादा हुई हैं जहां पर ओल्ड पीपल ज्यादा हैं। हमारे यहाँ 65% यूथ हैं, और वो कहीं भी होते, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, जो उनका इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्गर होता है, अच्छा होता है। तो जिन कंट्रीज में ओल्ड पीपल ज्यादा है वहां पर डेथ रेट ज्यादा है, जिन कंट्रीज में यंग ब्लड ज्यादा है, यूथनेस ज्यादा है, वहां पर डेथ रेट कम है। तो चूंकि हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए कंपेयर टू कम है डेथ रेट। तो मुझे लगता है कि एक दिन कोरोना के ऊपर ही पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्वारी चांस होंगी। बहुत सारी बातें जो बता सकता हूँ मैं आपको, डिस्कस करेंगे किस दिन, ताकि आप कोरोना वॉरियर की बजाय कोरोना एक्सपर्ट बन जाए, लोगों से तो समझा सकें। हमें तो पता ही नहीं होता बहुत सारी बातों को, हम तो बस सुनी इधर से उधर, कच्ची पक्की ट्रांसफर करते रहते हैं। तो एक्सपोजन जान लें। अब देखिए होता क्या है,
गवर्नमेंट के सारी जो प्लानिंग्स हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं हमें किस प्रोजेक्ट कैसे चलाना है। और इसके लिए टाइम टू टाइम पॉपुलेशन काउंटिंग होता है, जिसे बोलते हैं सेंसस, जनगणना, जो हर 10 साल में होती है। इन एवरेज 10 ईयर में होती है, हर 10 साल में होती है। और आप यहाँ सरप्राइज होगा कि पहली सेंसस हिंदुस्तान में थी वो 1871 में हुई थी, 1871 में। और इसके रिजल्ट एक साल बाद दिए गए थे 72 में, भले वो 72 में दिए गए हों लेकिन सेंसस 71 की है। तो कुछ बुक में कहीं 72 लिखा हो सकता है लेकिन हम 71 ही बोलेंगे, क्योंकि सेंसस 71 में हुई थी, 1871 में, रिजल्ट एक साल बाद दिए गए थे। और तब से लेके अब तक हर 10 साल बाद सेंसस की जाती है। रिसेंट सेंसस 2011 में हुई थी और अब 2021 में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दुख की बात यह है, जो एनसीईआरटी 2001 में ही फंसी पड़ी है। जो एंशिएंट डेटा है वो 2001 के सेंसस का है, 2011 का भी नहीं है। कैसे कहूं कि एनसीईआरटी अच्छी बुक तो है पर अपडेट बुक नहीं, बहुत पुराने डेटा की चल रही है। अब मुझे दुख होता है कि मैं इतना पुरानी बात कर बताऊं कि 2001 में ये था, तो बताना मुझे वही पड़ेगा, क्योंकि आंसर वहीं से आएगा, जबकि अब तो उसका बहुत ही बदलाव हो चुका है। तो 2001 की बात कर रहा हूं। 2001 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ रेट 1.7% है। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 1.7% अकॉर्डिंग सेंसस ऑफ 2001। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर आप समझेंगे भाई 1.7 से आप क्या समझ रहे हो। जो पॉपुलेशन है इसमें हम 1000 डेटा यूज करते हैं, 1000 का। तो 1.7 का मकसद पर्पज यहां पर है कि हर साल 1000 लोगों में 17 लोग बढ़ जाएंगे। इन ईच 1000 पॉपुलेशन, जो 2020 में 1000 लोग हैं वो 2021 में 1017 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1.7% की दर से क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो हर 1000 में 17 लोग बढ़ जाएंगे। और अगर यही ग्रोथ रेट रहे तो और दुख होगा, 33 इयर्स में पॉपुलेशन विल डबल। 33 साल में इस रेट से डबल हो जाएगी। बताइए, डर सा लगता है सब डेटा पढ़ के। तो इतना कम हुआ है, पहले 2.2% था, उससे उससे ज्यादा था, और अब 2001 के अकॉर्डिंग वो इतना है। और इसकी बात करें तो इन नेक्स्ट 33 इयर्स इसके अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल डबल विद इन 33 इयर्स। बड़ा खतरनाक खेल है। और आप देखिए फिर अभी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने घर चाहिएंगे, कितना रिसोर्सेज चाहिएंगे, और नेचर पर कितना स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हम पेड़ वेड़ सब काट के बैठ जाएंगे, नए घर बनाएंगे, बांध बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और अपने लिए सोचेंगे नेचर को हम खत्म कर देंगे। और फिर एकदम नेचर हमें कहेगी कि बहुत हो गया, अब कोरोना से भी बड़ा वार करूंगी और अब कोई बचेगा नहीं, ऐसा होगा। तो यानी इस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और आरिश खान कह रहे हैं चाइना तो हरा देगा, चाइना को हरा देंगे, बिल्कुल हरा देंगे। देखिए अब आप देखो ना, हम धीरे धीरे कोरोना 4th नंबर पहुंच गए, तो हमें तो नंबर 2 नंबर 3 पसंद ही नहीं आ रहा है, हमें तो नंबर 1 होने खुशी होती है, वी आर नंबर 1। तो चाइना की 149 करोड़ है और हमारे 135 करोड़ है, 14 करोड़ डिफरेंस है। 2031 में जब सेंसस होगी, चाइना 2nd नंबर पे होगा और इंडिया 1st नंबर पे होगा। अब पता नहीं प्राउड करना पड़ेगा या हमें दुख होगा, ये तो हमें दुख होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज करें, इंडियंस आर द ग्रेट, ये नंबर 1 की पोजीशन ही हैंडल करना चाहते हैं कहीं, लेकिन यहाँ ग्रेटनेस अच्छी नहीं लग रही। अरे यहाँ ग्रेटनेस नहीं चाहिए, यहाँ तो सप्रेसिव फेज चाहिए हमें। भैया और 1st नंबर पहुंचा, हमें तो बिल्कुल पीछे पहुंचा दो, नंबर कम कर। तो चलिए खैर, ये सब बात चलती रहेंगी। लेकिन अब तो सेंसस आप क्लियर हो गया कि हर 10 साल में काउंटिंग होती है। और मैंने बताया आपको 2000 में 1 बिलियन बेबी पैदा हो गया था, उसके बाद भी 20 साल में आपको पता है कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 35 करोड़ बढ़ चुकी है। 35 करोड़ 2000 के मुकाबले, क्योंकि 135 35 करोड़ की बात करते हैं अब हम। तो और 35 करोड़ 2000 के मुकाबले, क्योंकि 135 करोड़ की बात करते हैं अब हम। तो 35 करोड़ 2000 के मुकाबले, क्योंकि 135 करोड़ की बात करते हैं अब हम। तो 35 करोड़ 2000 के मुकाबले, क्योंकि 135 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 करोड़ 2000 के मुकाबले, क्योंकि 135
और
हर अब जो नेक्स्ट सेंसस आएगी उसमें और कुछ नया पता चलेगा, उसमें सारे डेटा हम पता चल जाएंगे। और मैं ये बता दूं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। क्योंकि उसके 3-4 बड़े कारण हैं, बड़े रीजन हैं। एक तो जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हुआ है, लोग सही तरह से खा पी रहे हैं, ठीक है। एक तो इंप्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हुआ है। दूसरा बड़ा रीजन है इंप्रूव द हेल्थ फैसिलिटी, जो हेल्थ की फैसिलिटी हैं वो बढ़ी हैं, बीमारियां अब कम होती हैं और ज्यादातर इलाज पॉसिबल है। पहले तो मैंने बताया कि मलेरिया से बहुत से लोग मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स से बच्चे मर जाते थे, मीजल, खसरा, डायरिया, उल्टी दस्त होते थे, बीमारी से लोग बच्चे मरते थे, तो नंबर लगभग कांस्टेंट रहता था। पर क्योंकि हेल्थ स्टैंडर्ड इंप्रूव होने की वजह से बीमारियां कम हुई हैं, और इसकी वजह से एक बड़ा और तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि एवरेज लाइफ अब बढ़ गई है। अब 72 हमारी एवरेज लाइफ है, 72 एंड 74। तो जो कभी मेल के लिए 44 थी, अब मेल फीमेल दोनों के लिए वो 72 और 74 हो गई है। तो अब जो आदमी है वो ज्यादा दिन सर्वाइव करता है, वो काउंट होता रहता है, वो पॉपुलेशन जुड़ता रहता है। तो 3 बड़े फैक्टर हैं, इंक्रीज इन लाइफ स्टैंडर्ड लिविंग बींग्स, और दूसरा इंप्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज, और थर्ड है इंक्रीज इन एवरेज लाइफ, औसत आयु बढ़ी है। और आपको पता है कि MMR, याद रखेंगे MMR, ऐसा मच्छर मारने की बात चल रही हो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो माताएं हैं बच्चे को बर्थ करते टाइम एट टाइम पार्ट्यूशन बहुत सारी माताओं की डेथ हो जाती थी, वो अब लगभग काफी कम हुए, ना के बराबर है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट घटा है, जिसकी वजह से सर्वाइवल ज्यादा हो गया। और ऐसे ही इन्फेंट IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो शिशु दर है, मौत की दर है, वो भी काफी कम हो गई है। बच्चे पहले काफी मर जाते थे पैदा होने के बाद, अब ऐसा नहीं होता, सबके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। और इन 2 कारणों से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के चांस बढ़ गए हैं। तो आप कोई पूछे व्हाट द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आप कहोगे क्या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, और थर्ड आप कहोगे कि जो एवरेज लाइफ है वो ज्यादा होने की वजह से लाइफ ज्यादा एक्सपेक्ट हो गई है। जो आदमी बच्चा पहले मर जाता, जो आदमी पहले मर जाता वो 70 से 90 100 साल जिंदा रहेगा, तो बार बार पॉपुलेशन में काउंट होता रहेगा, जिसकी वजह से नंबर ज्यादा आता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि भाई ये कैसे कैसे इसको कंट्रोल करें, यानी ये नंबर 5, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, संभावना बहुत ज्यादा है। तो उसकी बात हम अगर आप छेड़ें तो टाइम लगभग खत्म होने जा रहा है, और हम इसको कल ही आगे करेंगे। और मैं शीट आपको अभी भेज दूंगा, आप इसे पढ़ लोगे, फैक्टर ज्यादा है लेकिन नॉलेज से काफी इंपॉर्टेंट है, और नीट में काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। उम्मीद है कि आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएंगे, कोरोना से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी दूसरों से अलग रखेंगे। थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।